नमस्कार। आज आपके सामने बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, समाचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अब इससे कहीं न कहीं जरूर से लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है, द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थियों को आवेदन देने और त्रुटि सुधार का 27 मई तक मौका। क्या है? द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले लेकिन किसी वजह से आवेदन को अंतिम रूप से नहीं सबमिट करने वाले 27,935 अभ्यर्थियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 27 मई तक आवेदन देने का अंतिम मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पैसा तो पेमेंट कर दिया है लेकिन उन्होंने फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों को फिर से एक बार और मौका दिया जा रहा है और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 27,935 है। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से बच्चों को यूनिक आईडी देने की तैयारी है। कक्षा 12वीं तक के सभी एकेडमिक डिटेल इस आईडी से देखे जा सके। क्या है? बच्चों को खास दिन अभियान के तहत दी जाती है ट्यूशन। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब यूनिक आईडी नंबर देने को योजना पर काम कर रहा है। विद्यार्थियों को अपनी खास एक पहचान के उन्हें 12 अंकों की खास यूनिक आईडी दी जाएगी। यह आईडी कक्षा 1 में ही बच्चों को दे दी जाएगी। कक्षा 1 में दी गई यूनिक आईडी कक्षा 12वीं तक एक ही रहेगी। छात्र की पहचान इसी आईडी के माध्यम से होगी। कक्षा 12वीं तक के सभी एकेडमिक डिटेल इस आईडी के माध्यम से देखे जा सकते हैं। शिक्षा विभाग की टीम हाल ही में चेन्नई गई थी, जहां टीम ने पढ़ाई की व्यवस्था देखने के साथ ही विद्यार्थियों की खास पहचान और डिटेल की सटीक जानकारी देने के लिए यूनिक आईडी की वर्किंग को देखा और समझा। स्कूली बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की होगी कोशिश। बच्चों को खास अभियान के तहत दी जाती है ट्यूशन। चेन्नई के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की पढ़ाई के अलावा अलग से शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत 1 से 2 घंटों की ट्यूशन की सुविधा भी दी जाती है। इस अभियान के तहत 10 या 20 बच्चों के ग्रुप 1 से 2 घंटे का ट्यूशन दिया जाता है। बिहार में यह नियम मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों को ट्यूशन ही दिया जाता है। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में वही बच्चे पढ़ते जो पढ़ने में कमजोर है। इसके अलावा चेन्नई में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के अलावा स्कूल खुलते ही ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। ब्रेकफास्ट राज्य सरकार की ओर से अलग से दिया जाता है। स्टेट पेपर 1 18 से 19 मई और पेपर 2 11 से 20 जून तक आयोजित होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, ईओयू का दावा, एक ही पैटर्न पर किए गए सभी पेपर लीक। सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति और नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक का मामला। नेक्स्ट, महिलाएं करेगी रेशम का उत्पादन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने का मिला जिम्मा। बिहार में फिर से रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को इसका जिम्मा दिया गया है। तसर सिल्क से कपड़े तैयार किए जाएंगे। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं से रेशम के कच्चे पदार्थ तैयार कराया जाएगा। कोकून से कपड़े तैयार होंगे, इससे रेशम उद्योग फिर से खड़ा होगा। ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, खासकर ग्रामीण महिलाओं को घर में ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। बीएयू में महिला किसान सशक्तिकरण केंद्र खोला जाएगा। इसमें रेशम उद्योग सहित अन्य कृषि आधारित उद्योगों का प्रशिक्षण मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। इसके लिए बीएयू और इकोटसर सिल्क मिलाकर काम करेंगे। भागलपुरी सिल्क का पुराना गौरव फिर से लाने का प्रयास किया जाएगा। रेशम उद्योग के लिए 25 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर जिला में अवस्थित है। ये आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक साथ ही ये टॉपिक बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट, चुनाव बाद 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि चुनाव बाद 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही उसे पूरा हम ही करेंगे। नेक्स्ट, हर साल बढ़ रही केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी। क्या है? देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसका सीधा असर राजस्व संग्रह पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की तुलना में अधिक राजस्व संग्रह हो रहा है। इस कारण साल दर साल बिहार में केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़ने की संभावना है। इसका आकलन अप्रैल 2024 से हुए जीएसटी संग्रह से भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रहा है। इसका असर राज्य के जीएसटी संग्रह पर भी दिखाई दिया है। यह पिछले साल की अवधि की तुलना में बढ़कर 1992 करोड़ है। 2023-24 में मिली थी लक्ष्य से 12,000 करोड़ से अधिक राशि। नेक्स्ट,
अगले साल तक 2165 पंचायत सरकार भवनों का होगा निर्माण। बाढ़ प्रभावित और सामान्य क्षेत्रों में भवन का नक्शा अलग अलग होगा। क्या है? राज्य के सभी 38 जिलों में करीब 2165 पंचायत सरकार भवन अगले साल तक बनाने की समय सीमा तय की गई। इनमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 पंचायत सरकार भवन और सामान्य क्षेत्रों में 283 पंचायत सरकार भवन शामिल है। इनका भवन निर्माण विभाग करेगा। इसके लिए विभाग ने कार्य योजना की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इन भवनों के निर्माण के संबंध में पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों के लिए बनने वाले पंचायत सरकार भवन का नक्शा अलग अलग तरह का बनाया जाएगा। पंचायत सरकार भवन की क्या उपयोगिता होगी? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत आम लोग के विभिन्न काम के लिए पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मियों के एक साथ मौजूद रहने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। पंचायत सरकार भवन में मुखिया, वार्ड सदस्य कक्ष, बैठक रूम के अलावा सरपंच, ग्राम कचहरी, पंच कक्ष और न्याय कक्ष होता है। इसके अतिरिक्त पंचायत में काम करने वाले सरकारी कर्मियों का कार्यालय आरटीपीएस कार्यालय भी होता है। इंजीनियरों से जमीन का विवरण मांगा गया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था मजबूत करते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्या भूमिका है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा में प्रगति। हाल के समय में भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर चला गया है। इसके बारे में चर्चा किया गया। देखिए क्या है, देखते हैं। सौर ऊर्जा में प्रगति। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे। वर्ष 2023 में दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के महत्व का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2015 में हमारे देश का स्थान 9वां था। ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले संस्थान एम्बर की ताजा रिपोर्ट में उन 80 देशों के उत्पादन का संज्ञान लिया गया है जो दुनिया में बिजली के कुल मांग के 92% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा 215 देशों के ऐतिहासिक आंकड़ों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। पिछला वर्ष स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के मामले में पूरे विश्व के लिए संतोषजनक रहा है। सौर ऊर्जा की बात करें तो इसने वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 5.5% का योगदान किया है। भारत में यह आंकड़ा 5.8% रहा है। इस बात से इंगित होता है कि बहुत सारे देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने तथा उत्सर्जन घटाने की दिशा में सक्रिय हैं। भारत की इसमें अग्रणी भूमिका है। उत्पादन में जहां भारत बीते साल तीसरे स्थान पर है, वहीं ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा उत्पादन जोड़ने के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। स्थापित क्षमता के लिहाज से हम 5वें पैमाने पर है। इस सूची में भारत से पहले चीन, अमेरिका और ब्राजील है। केवल इन 4 देशों ने 2023 में दुनिया के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 75% का योगदान दिया है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर लाने के भारत के संकल्प को रेखांकित किया था। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अनेक नीतिगत पहल भी किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक उत्पादन में 30 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस जलवायु सम्मेलन के तुरंत बाद फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन किया था, जिसमें आज 125 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। हाल में सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसमें कम आमदनी के परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए सहायता दी जाएगी। ऐसी योजनाओं में अतिरिक्त बिजली खरीदने तथा मुफ्त बिजली देने का भी प्रावधान है। सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत संयंत्र, कचरे से ऊर्जा निकालने आदि के संबंध में भी प्रयास हो रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा से भविष्य में बड़ी उम्मीद है। इन प्रयासों में तेजी की दरकार है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व सबसे अधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत बहुत सारे ऊर्जा आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत संयंत्र, कचरे से ऊर्जा निकालने, पवन ऊर्जा आदि का महत्व काफ़ी है। इसका इस्तेमाल हम कई जगहों पर कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई वहाँ पर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण समस्या के समाधान में क्या उपाय हो सकता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग में योग पाठ्यक्रम किया जाएगा शुरू। एम्स में राष्ट्रीय नर्सें दिवस पर बोले डॉक्टर जी.के. पाल। एम्स पटना में रविवार को एम्स पटना नर्सेज यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया। इतना ही आप जानेंगे। देखिए, बिहार में जो पटना एम्स है, पटना एम्स का नाम
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।